नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भाषा के बारे में बात की थी कि भाषा क्या है, भाषा के प्रकार के बारे में बात की थी, भाषा की परिभाषाओं के बारे में बात की थी। जो विभिन्न भाषा विशेषज्ञ ने बताया था कि जैसे मान लो मैंने सुमित्रानंद पंत जी का कहा था कि भाषा संसार की नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व के हृदय तंत्र की झनकार है जिसके स्वर में व्यक्ति पाती है। उसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी का बताया था कि भाषा के आविर्भाव में समस्त मानव संसार गूंगों की विराट नगरी बनने से बच गया। और उसके बाद जो है हमने भाषा के प्रकार कहे थे कि जो भाषा कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 3 बताई थी कि सांकेतिक भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है। उसी के अंदर आगे हमने जो है इसको डिस्क्राइब किया कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा क्या होते हैं, कौन सी भाषा का स्थायी है, कौन सी अस्थायी है। तो इसके बाद उसके रूपों के बारे में बात की थी और भाषा के कितने प्रकार होते हैं, कौन से रूप होते हैं, मातृभाषा क्या है, बोली में अंतर क्या है। ठीक है, इस प्रकार बात की थी। आज हम आ रहे हैं बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्ण बच्चों। तो वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? वर्ण। ठीक है, अब वर्ण होते क्या हैं बच्चों? वर्ण हम किसे कह सकते हैं? अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों, क्या? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको कि वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। खंड और टुकड़े एक ही चीज़ है, तो उसके हम दोबारा उसको बांट नहीं सकते, किसी चीज़ में 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते। तो उन्हें जो है वर्ण कहते हैं। अब जैसे हमारे पास अ है, ठीक है, ये एक वर्ण है। क है तो ये एक वर्ण है। या च है तो ये भी एक वर्ण है। ठीक है, तो मान लीजिए ख है, तो ये सब क्या है? वर्ण है बच्चों। ठीक है, ये ख पर हलंत और च पर हलंत। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों? वर्ण है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका कि वर्ण सब मैंने बोला सबसे छोटी इकाई है किसकी? भाषा की। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर नाम। नाम, तो इस नाम में बच्चों कितने हैं? इसमें मूल रूप से जो है 4 मूल ध्वनियाँ हैं। ठीक है, कितनी है? 4 मूल ध्वनियाँ हैं। 9। ठीक है, ये 9 हो गया। प्लस इसमें और क्या है? देखो, आ है। ठीक है, फिर प्लस म है, प्लस अ है। देख रहे हैं बच्चों आप? 1 2 3 4, 4 हो गए ना बच्चों? ये क्या हो गए? 4 मूल ध्वनियाँ हो गई। न है, न, इसे हम पढ़ेंगे तो इसमें अ नहीं मिला है क्योंकि हलंत लग गया है, आधा न कहते हैं। तो ये क्या है? न है, न कहते। अब इनके हम वापस खंड नहीं बना सकते बच्चों। ठीक है, न के भी, आ के भी और म के भी, फिर पुनः है अ के। तो इनके हम दोबारा खंड नहीं बना सकते, यानी कि अखंड है, अखंड ध्वनियाँ हैं। ठीक है, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो और जो इनकी लिपियाँ होती हैं तो उनको हम क्या कह सकते हैं? वर्ण संकेत। ये जो हम लिख रहे हैं तो ये क्या है? वर्ण संकेत हैं बच्चों। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे बच्चों। हाँ, अब जो है इनके समूह को बच्चों, ये आपने देखा होगा ना, अ आ ई ऐसे करके, अ फिर आ ई ना, ये हो गए। और आ, ये आ ई इस तरीके से बड़ी ई हो गई है। उ ए आई री उ री ए आई ओ औ अं अह। तो ये सब क्या हैं बच्चों?
अंग अह को तो आप छोड़ दीजिए, खैर ये क्या है, औ तक क्या है, वर्ण है। और इसके साथ ही क ख ग घ जो है ङ च छ ज छ ज्ञ तक क्या है बच्चों, वो वर्ण है। तो प्रत्येक भाषा की क्या होती है, एक वर्णमाला होती है। इन्हीं को शब्दों को हम मिला के क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो हमारे जो हिंदी भाषा है इसमें आपको पता ही है कितने वर्ण हैं बच्चों, बताइए हिंदी में कितने हैं। अगर हम आ और क ख को मिला दें तो कितने वर्ण हो जाते हैं, 52 वर्ण हो जाते हैं बच्चों। कितने, 52 वर्ण हमारी हिंदी भाषा में है, 52 वर्ण। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसी की तरीके से। अब क्या होता है कि अंग्रेजी में भी है, ABCD हैं, A to Z। ठीक है, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं ना, तो 26 अल्फ़ाबेट हैं। अब जो है बच्चों हम बात करते हैं हिंदी, यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम हिंदी भाषा, तो इंग्लिश को एक तरफ छोड़ देते हैं, दूसरी ओर हम बात हैं वर्ण के भेदों पर। ठीक है, वर्ण के भेद, आप ये तो समझ गए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण के भेद क्या होते हैं, वर्ण के भेद। ठीक है, वर्ण के भेद क्या होते हैं बच्चों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो नंबर 1 कौन सा होता है, जिन्हें हम कहते हैं एक, ठीक है, एक में क्या कह देंगे हम, स्वर। ठीक है, स्वर। और दूसरे प्रकार के होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, वो होते हैं आपके व्यंजन, व्यंजन। ठीक है, तो ये गलत लिखा जा रहा है ज़रा सा इसमें, व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन कैसे ये होते हैं, एक स्वर हो गए, एक व्यंजन हो गए हमारे पास। ठीक, अब ये गलत क्यों हो जा रहा है, दोबारा ऐसे देख लेते हैं एक बार। व्यंजन ऐसे लिख देते हैं, व्यंजन। ठीक है, तो अब हम पहले बात करेंगे बच्चों स्वर की। हम किन की बात करेंगे, स्वर की। तो अब स्वर क्या होते हैं, आपको बताया मैंने ना, स्वर क्या होते हैं। तो अगर हम स्वर को बोलना चाहें, यहाँ पर लिखना चाहें बच्चों, तो हम लिखेंगे कि वे वर्ण जिनके वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर ये लिख देंगे, वे वर्ण, हम लिखेंगे वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा बन गई स्वर की, कि स्वर कहते किन्हें हैं, किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं बच्चों। तो वैसे तो स्वरों की संख्या बच्चों 16 होती है टोटल, लेकिन अगर देखा जाए तो साधारण बोलचाल में तो हमारे पास 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 13 स्वर, जो आप जानते हैं, अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग अह और री जो होता है। तो ये 13 स्वर हो गए बच्चों। ठीक है, तो हम कितने लिख सकते हैं, 13 स्वर। कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद री और री कुछ ऐसे होते हैं स्वर, तो टोटल 16 स्वर होते हैं, पर अमूमन बोलचाल में हमारे पास 13 स्वर होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों हम कि जो है स्वर के भेदों की, किनकी, स्वर के भेद।
तो स्वर के भेद जो होते हैं बच्चों, उनकी अगर हम बात करें तो इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद होते हैं ना। एक आ गया, इसको दो कर देते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं बच्चों। तो कौन कौन से होते हैं वो? एक तो होते हैं आपका मूल स्वर, मूल स्वर, ठीक है। और दूसरे हो जाते हैं हमारे आपका दूसरे हो जाएंगे नंबर 2। चलिए, जो भी दो नहीं आ रहा है यहाँ लिखा हुआ, तो वो होते हैं संयुक्त स्वर। क्या होते हैं बच्चों? संयुक्त स्वर। तो आपके कितने भेद हो गए? मूल स्वर और संयुक्त स्वर, दो भेद हो गए बच्चों, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप रुकिए, मैं इसको, तो बच्चों क्या होते हैं? मूल स्वर और संयुक्त स्वर, समझ में आया? अब मूल स्वर की बात करते हैं, इस मूल स्वर की बात करते हैं हम, ठीक। तो मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर, अगर इनकी बात करें हम मूल स्वरों की, तो ये कौन कौन से होते हैं? देखो, अ, आ, ई, उ, ऊ, उसके बाद आपका ए, उसके बाद ओ। ये क्या होते हैं बच्चों? मूल स्वर होते हैं हमारे, ठीक है। यानी कि अकेले स्वर होते हैं ये, ठीक। और दूसरा है हमारे पास संयुक्त स्वर। कौन से हैं? संयुक्त स्वर। तो अब संयुक्त स्वर की बात करते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर, ठीक। संयुक्त स्वर क्या है बच्चों? ऊपर देखा आपने, अ, आ, ई, उ, ये हमने देखा। अ है, आ है, ई है, है, ऊ है, ए है। तो आई छूटा ना, क्या छूटा? आई छूट गया। तो ये हमारा संयुक्त स्वर है बच्चों। एक तो ये है, और उसके बाद ओ है, ओ के बाद आओ छूट गया है, तो एक हमारा आओ हो गया। ये क्या है? संयुक्त स्वर। अब आई जो है बच्चों, ये किससे मिलके बना है? अ और ए से मिल करके बना है। इन दोनों से मिलने के बाद ही हम आई को पाते हैं, ठीक है। और अगर हम करें आओ की बात, तो ये किससे मिलके बना है? अ धन ओ, ये तो और ओ से मिलके बना है। यानी कि ये ए है, ए के बाद जब हम इसी के साथ अ लगा देते हैं, ठीक है, तो ये आई का रूप ले लेता है। और इसके साथ जब हम क्या लगा देते हैं? अ लगा देते हैं, तो ये अव का रूप ले लेता है, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो है हमारे मूल स्वर कौन से हैं। ये हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है। तो 3 और 2 5, 2 7 और 1 8, ठीक है। और संयुक्त स्वर में आई और आओ, ठीक बच्चों। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों, हमने बात की थी कि जो है, क्या बात की थी कि मूल स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं। अब हम बात करते हैं मूल स्वर के कितने भेद होते हैं। मूल स्वर के भेद, देखो बच्चों, ऐसे ही वैज्ञानिक नहीं होती है। देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा कहें तो वैज्ञानिक का उसके एक एक जो है लास्ट स्ट्रेस अपना जो है यहाँ पर वो दिखाती है कि जो है मूल ध्वनि तक जाती है और वहाँ से वाक्य तक बनती है। वाक्य से फिर हम साहित्य या किताब पुस्तकों की रचनाएं कोई भी करते हैं, या अपनी भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं सही तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा की श्रेणी में नंबर 1 पर आती है। तो बात करते हैं मूल स्वर के भेद। तो मूल स्वर के बेसिकली कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से? ठीक है, नंबर 1
इसको होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। और नंबर 2 दीर्घ स्वर। ठीक है बच्चों। और नंबर 3 की बात करें तो वो होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास 3 ये भेद मिल गए स्वर के। स्वर के 3 भेद में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपका किसकी? ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं बच्चों? है ना। इसे अगर मैं लिखूं तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या बहुत कम समय लगता है, कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसे हम क्या कह देते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक। अब जैसे कि हम बोलते हैं अ। क्या बोलते हैं? अ। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। आ की तरह आ। फिर उ उ। इसी प्रकार री है। री भी क्या है? ह्रस्व स्वर आता है बच्चों। ठीक है। तो अब ये क्या है? ह्रस्व स्वर है बच्चों। अ आ उ री। ठीक। तो ये तो थे हमारे ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें जिनकी साउंड जो है हमारे पास बहुत कम समय तक मुंह में रहती है, सीधे बाहर निकल आती है, वो है आपके ह्रस्व स्वर। अब बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर बच्चों, अब तुम्हें अंदाज़ा आ रहा होगा कि जो है दीर्घ स्वर नाम ही लिखा है हमने, स्वर का नाम ही है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ माने तो लंबा होता है ना, दीर्घ माने लंबा। तो यानी कि जिसमें ज़्यादा समय लगे, तो इसका हम परिभाषा कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ये लिख सकते हैं हम उच्चारण में ज़्यादा समय या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बजाय ह्रस्व स्वर के ज़्यादा समय लगता है या दुगना समय लगता है, अधिक समय लगता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक। अब दीर्घ स्वरों में क्या आ जाता है? दीर्घ स्वरों में हमने यहाँ पर बात की तो जैसे आ कहते हैं ना, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आओ ना। तो ये क्या है बच्चों? ये है दीर्घ स्वर। देखो अ आ, ज़्यादा जोर पड़ रहा है ना बोलने पर। ई, उ ऊ, ए, आई, ओ, आओ ना। तो ये क्या हो गए बच्चों? दीर्घ स्वर है ना। तो कहने का मतलब कि दीर्घ स्वर होते क्या है? एक्चुअली होता यह है कि ये
ये जो है दो दो स्वरों के योग से बनते हैं बच्चों, दो स्वरों के योग से बनते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं आ की बात करते हैं, तो आ किससे बनता है? अ से और अ से मिल करके आ निकलता है। अगर हम बात करते हैं ई की, ये भी दीर्घ स्वर है, तो ये किससे बनता है? ये बनेगा ई धन ई, ठीक है, ई धन ई। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे ऊ की, तो ये किससे मिल के बनेगा? ऊ धन ऊ। इसीलिए हम कहीं जगह कहते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो छोटा प्लस छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, तो अ प्लस अ बराबर आ, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो ये हो गया ऊ। अब ए पर बात करते हैं, तो ए पर अगर हम बात करेंगे तो बच्चों ये क्या होगा? ए के लिए क्या लिखेंगे हम? पहले बताया था मैंने, अ धन ई, अ धन ई, अ धन ई। ठीक उसी प्रकार आई की बात करेंगे, तो आई मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें अ लग जाता है ए में जब, तो जो है आई बन जाता है ना। और ओ के लिए भी उसी प्रकार, ये ओ है, तो ओ में क्या लग जाएगा? इसमें लग जाएगा अ प्लस ऊ। देखो क्रमबद्ध से चल रहा ना, ई लगा, फिर आई बन गया, इसके बाद ऊ लगा तो ओ बन गया, आओ लगता है तो आओ आओ पर ओ लगा और प्लस ओ लग गया, ठीक है, आओ बन गया ना। तो ये तो थे बच्चों दीर्घ स्वर। अब जो बात करते हैं हम, वो करते हैं तीसरे स्वर का। बताया था हमने क्या थे? प्लुत स्वर। क्या थे? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे स्वर होते हैं बच्चों, प्लुत स्वर, जो कि जो है इन सब में से ज़्यादा अधिक समय लेते हैं। ह्रस्व स्वर से भी, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? वो वर्ण का कह रहा हूँ मैं, स्वर, ठीक है। तो वो स्वर जो है क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनको अगर हम लिखना चाहें परिभाषा, तो क्या लिखेंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब है क्या प्लुत स्वर? जैसे देखिए आप, अधिकांश गाने वाने में प्रयोग होता है ना, लंबा खींचते हैं। अभी कोई कहता है अरे सुनो, तो सुनो ना, इसके पीछे आपने देखा होगा बच्चों इस प्रकार के निशान, ठीक है, ये होते हैं प्लुत स्वर के ही निशान होते हैं। सुनो, सुनो, ठीक है। उसी प्रकार कोई गाना है, माना उठें समाज के लिए, उठें उठें, ये उठें ना, उठें, या देखा, ये क्या है? प्लुत स्वर है बच्चों, ठीक है। तो इनका इनका जो है समय बाकी इनके बजाय ज़्यादा लगता है, समझ में आया? तो अब चलते हैं हम आगे, ज़रा सा इसे मिटा दें। अब एक चीज़ और है बच्चों, क्या कि जो है, जो हमारा छूट गया अनुस्वार और अनुनासिक जो होते हैं ना, तो इनका जो होता है स्थान बच्चों, वो स्वरों के बाद होता है, ठीक है। जो हम अंग और ओह कहते हैं, इनका स्थान जो है स्वरों के बाद होता है। किनके बाद? स्वरों के बाद।
तभी हम पढ़ते ना, ओ आ ई ई उ री ए आई ओ औ अं अहो पढ़ते ना, तो इनका स्थान स्वरों के बाद होता है। इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है अयोगवाह। इनको इनको कहा जाता है आपका अयोगवाह। अयोगवाह, इतना समझ आया बच्चों? अयोगवाह किन्हें कहा जाता है। ठीक, तो ये जो है इनका स्थान जो है स्वरों से पहले आता है, ना सॉरी, स्वरों के बाद आता है और व्यंजन से पहले आता है। ठीक, तो अंक को हम इसको अनुस्वार कहते हैं। ये क्या होता है? इसको हम जो अंक की बात कर रहे हैं हम, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक बच्चों, और जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? विसर्ग। विसर्ग, ठीक है। इसका प्रयोग अधिकांश जो है संस्कृत भाषा में होता है। इसका भी आजकल अब धीरे धीरे लोप होने लग गया है हिंदी भाषा से। तो वैसे जो है अभी भी चलता है। जैसे हम कहते हैं अतः, क्या कह देते हैं? अतः या प्रातः, तो ये क्या है? विसर्ग है। तो इनका ये जो है हमारे अनुस्वार और आपका विसर्ग हो गए बच्चों। ठीक, इनके अलावा जो होता है हमारे पास क्या होता है? अनुनासिक होते हैं बच्चों। क्या? अनुनासिक। और क्या होता है? अनुस्वार ना, अनुस्वार। तो अब क्या है बच्चों? अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, बताइए आप। अनुनासिक, अभी आप अगर बच्चों मैं लिखूं गांव, क्या लिखूंगा? माना गांव, ठीक है। यह लिखता हूँ छाँव, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? ये जो ऊपर आपको चंद्राकार बिंदु दिख रहा है ना, चंद्राकार बिंदु दिख रहा है ऐसे, तो इनको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अगर हम इसको डिफाइन करें या परिभाषित करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। नाक और मुंह से होता है। उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं बच्चों। अनुनासिक कहते हैं। ये आपको समझ में आया बच्चों? उदाहरण स्वरूप मैंने बता दिया था आपको, गांव हो गया, छाँव हो गया, या जैसे आंगन कहते हैं, और दांत हो गए, है ना। तो ये सब क्या है? आपका अनुनासिक है। दूसरी बात आते हैं, दूसरा करते हैं अनुस्वार पर। कहा था मैंने, तो अनुस्वार क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, अनुस्वार। अब हम अनुस्वार की बात करते हैं। अनुस्वार, ठीक। अब अनुस्वार है क्या? ये जो होते हैं बच्चों, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। क्या होता है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक, अब इसकी इसकी ध्वनि जो है, इसको लिख देते हैं ऐसे लिख देते हैं, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, ठीक है। जिसकी ध्वनि
नाक से निकलती है, नाक से निकलती है। ठीक है बच्चों, ये समझ लो कि स्वर से स्वर के बाद आने वाला पहला व्यंजन आपका अनुस्वार बन जाता है। वैसे तो क ख है व्यंजन है, लेकिन जो है ये अनुस्वार सबसे पहला व्यंजन बन जाता है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अब हम नाक से निकलने वाले उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, जैसे रंग, कंगन ना, या फिर आपका अंगूर या लंगूर, लंगूर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, आपके अनुस्वार हैं जिनकी ध्वनि नाक से ज़्यादा निकलती है। अनुनासिक तो क्या था बच्चों, अनुनासिक भी नाक से निकलता है, साथ में मुंह से निकलता है इसकी ध्वनि, लेकिन मिला जुला वो रहता है ना। आपका जैसे गाँव, इसमें जो है नाक में आपकी सांस जो है बहुत कम रुक रही है, नाक का आप सहारा बहुत कम ले रहे हो। गाँव ज़्यादा आपके मुंह से हवा आ रही है और नाक से बहुत कम आ रही है। छाँव, लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ रंग, अंग, अंग, कंगन, कंगन, अंगूर, लंग आपने कहा, बाकी नाक निकाल रहा है, लंगूर। ठीक है बच्चों, तो क्या नाम कहते हैं आपका, इसमें जो आपका अनुस्वार है, ठीक है, इसमें हमें नाक में ज़्यादा सांस लेकर के रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा था। इसके अलावा मैंने विसर्ग के बारे में आपको बता दिया था ना। विसर्ग, ये जो दो बिंदु होते हैं ना, विसर्ग कहते हैं, या अहो कह देते हैं हम, या कहो कह देते हैं। जैसे दुख है ना, दुख है, विसर्ग लग गया इसमें, अतः है ना, प्रातः है, इस प्रकार के ये क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें एक और चीज़ बच्चों की जो है, अगर हम बात करें ये अनुस्वार और विसर्ग की, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग की अगर बात करें तो क्या है बच्चों, ये जो है ना तो स्वर हैं, स्वर हैं जी, नहीं नहीं है, और व्यंजन है, व्यंजन जी नहीं है। ठीक है, तो ये न तो स्वर है और न व्यंजन है बच्चों, लेकिन ये स्वरों के सहारे चलते हैं, स्वरों के सहारे चलते हैं। किसी स्वर पर लग करके ही इनका एक एक महत्व है, एक स्वर पर लग करके ही इनकी एक वैल्यू है। ठीक है, मूल्य है, अदरवाइज इनका मूल्य कुछ भी नहीं है। और जो है क्या नाम कहते हैं इनका, इनकी वैल्यू कहाँ, स्वर के साथ साथ व्यंजनों में भी, स्वर और व्यंजनों में लगते हैं ये। ठीक है, दोनों में लग सकते हैं। ठीक, अब हम बच्चों करेंगे व्यंजन की बात, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम ऐसा करते हैं, व्यंजन की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जाने से पहले आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट कि इसको, चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, और कमेंट अच्छा या बुरा जैसा भी लग रहा है आपको वैसा आप कमेंट और शेयर अवश्य करें बच्चों, तो ताकि जो है हमको भी मोटिवेशन मिले मुझे, और मैं इसे और अच्छा बना सकूं, बेहतर बना सकूं। यूट्यूब में नया हूं, इसलिए जो है आपको बेहतरीन तरीके से सिखा शायद नहीं पा रहा हूँगा, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कुछ समय बाद अभ्यस्त हो जाने पर मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से सिखा सकूँगा। तो आप अपनी टिप्पणी इसमें ज़रूर लिखिएगा बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, बाय बाय।